स्वागत है जनता की महाअदालत में। मित्रों, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सामने हमने बना लिया है। इसलिए उन डॉक्टरों से अपील है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के पहले बयान कुछ दे रहे थे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया था और उसके बाद बयान बदलने लगे। चाहे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है, न्यूज़ 18, रिपब्लिकन भारत और न्यूज़ एक्स से लेकर यूट्यूबर तक, और वो सारे न्याय के मतलब न्याय दिलवाने के लिए झगड़ने वाले एसएसआर वॉरियर्स जो भी है, जिनके ट्विटर्स पे और सोशल मीडिया पे जो जो उन्होंने अपने छोटे छोटे मैसेज के जरिए इस मुद्दे में कई महत्वपूर्ण लीड्स दिए। और एक मैंने कहा, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीनियर ऑफिसर्स, ईमानदार ऑफिसर इस देश के, जो सुशांत सिंह से रिलेटेड केस के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे, उन्होंने एक इतना महत्वपूर्ण एविडेंस दिया है, कोई सेकंड थॉट नहीं है कि दिशा सालियान का गैंगरेप मर्डर हुआ था। एमएलए विधायक श्री नितेश राणे, मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्री नारायण राणे, इन्होंने भी पहले भी दिए हैं और लेटेस्ट अभी 1 महीना पहले का ही उनका वीडियो है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सारे आरोपों के सारे सबूत, सारे तार एक ही ओर इशारा कर रहे हैं, दिशा सालियान के मर्डर में या फिर मर्डर से संबंध में एक व्यक्ति का नाम है, वो है आदित्य ठाकरे। इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी, मुझे ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर शॉर्ट में अपना जजमेंट दूंगा। डिटेल जजमेंट वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, आज मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा, डिटेल जजमेंट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत दोनों केस का कनेक्शन एक कॉमन थ्रेड जो है, जो नारायण राणे जी ने भी कहा और लिंक्स बताते हैं, तो उसके ऊपर बोलने से पहले मैंने सबसे पहले सारी पॉसिबिलिटी रूल आउट करने का मैं एक ओपिनियन देना चाहता हूं कि इसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये सुसाइड है। पूरा देश सुन ले, उस अधिकारी ने मुझे पर्सनली बताया, दिशा सालियान का जिस समय मर्डर हुआ उस समय वहां पर आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन था। अब ये जिम्मेदारी सीबीआई की है कि वो तुरंत, जैसा दूसरे आरोपी के साथ व्यवहार करती है वैसा ही व्यवहार यहां पर करे। सीबीआई अपने आप को बॉस ना समझे, पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, सेवक की तरह रहने का। अच्छा काम करो, हमारा सैल्यूट है आपको। गलत काम करोगे जेल में जाओगे, और ये पहली बार नहीं है। अनिल देशमुख के केस में सीबीआई ने खुद के अधिकारी को अरेस्ट किया था। अभी हाल ही में ईडी ने खुद अपने ईडी के अधिकारी को अरेस्ट किया। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रॉब्लम ऐसा है कि सुशांत सिंह के जो चाहने वाले थे, जो आम जनता थी, उनको बेचारों को लॉ पता नहीं था। वो सिर्फ एक बात उनको पता थी कि ये जो चल रहा है ये पंचतंत्र की स्टोरी है,
ये सुसाइड हुआ, ऐसा हुआ हुआ, उनको क्लियर दिख रहा था, लेकिन उनको लॉ की सही दिशा नहीं थी और इसमें कुछ हद तक कोर्ट की भी गलती है। कोर्ट इतना पूरे देश भर में माहौल शुरू था, किसी ना हाई कोर्ट ने ना सुप्रीम कोर्ट ने कभी सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी एक्ट ऑफ ओमिशन है। प्राइमा फैसी वो भी इस मामले में गलत है, वो भी आरोपी है। तो पहला विषय कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, अब इसको आगे कैसा बढ़ाया जाए, विषय तो आ गया एक, और दूसरा जो पॉसिबिलिटी रूल आउट करना है सुसाइड का, वो एक मुद्दा इस जजमेंट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें रहती है किसी भी ऑफेंस को प्रूव करने के लिए। पहली चीज डायरेक्ट एविडेंस, मैंने देखा, मेरे आंखी के सामने मर्डर हुआ, डायरेक्ट एविडेंस हो गया। एक होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मतलब हम सब बाहर थे, यहां पर मर्डर हुआ और इसमें से एक ही आदमी बाहर आया, तो अभी वो आदमी बताए, 106 ऑफ एविडेंस एक्ट कहता है कि वो आदमी बताए कि अंदर क्या हुआ, नहीं तो वो खुद हत्या का आरोपी है। और अगर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया उस आरोपी ने, जो दूसरे सबूत उसको झूठा साबित करते हैं, तब ये एडिशनल लिंक होता है उसको सजा देने के लिए। नॉर्मली इंडिया का जो लॉ कहता है, अच्छी बात है, वो लॉ से मैं सहमत हूं, लेकिन उसका मिसयूज कैसा करते मैं बताता हूं आज। लॉ कहता है कि एवरी अक्यूज्ड हैज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस टिल प्रूव्ड गिल्टी। जब तक किसी के खिलाफ गुनाह साबित नहीं होता, उसको संविधान का प्रोटेक्शन है कि उसको निर्दोष समझा जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लियर जब सबूत होते हैं, नहीं तो कल दाऊद इब्राहिम आएगा, वो बोलेगा कि आई एम इनोसेंट, इट इज नॉट टिल प्रूव्ड गिल्टी। तो ये नहीं है। तो बस ये इतनी थीन लाइन है, कॉमन मैन को समझ में आती है। बड़े बड़े वकील मिलके और कुछ डिसऑनेस्ट जज इसका मिसयूज करके आरोपी को बचाने के लिए इस कानून का दुरुपयोग करते, लाइन वाइन घुमा देते हैं, जिसको स्ट्रॉमैन फैलेसी कहते हैं, और आरोपी को रिलीफ दे देते हैं। महीने तक तो निश्चित रूप से उनका विज्ञापन नहीं आया, और जब ये मामला सेटल डाउन हो गया, जब ये मीडिया से सुशांत सिंह की खबरें एकदम बिल्कुल शांत हो गई, रुक गई, तब यकाएक वो सुपरस्टार फिर वापस आया और फिर वो अपने इस कार्रवाई में लग गया, अपने काम में लग गया। तो कॉमन मैन की ये भी शंका है कि एक बहुत बड़ा जो कार्टेल है, उस कार्टेल में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो सब क्या आएंगे क्या, वो सबके लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको फिर से बताया, एक साथ सबका नाम लेंगे ना, तो भी सब लोग अपनी पावर यूज करेंगे। कोई सरकार से पहचान निकालेगा, कोई जज से पहचान निकालेगा, इधर से पैसा खर्चा करेगा लोगों को दबाने का, मीडिया, तो फिर उस चीज का इंपॉर्टेंस कम भी हो जाएगा और थोड़ा सा ये भी हो जाएगा, थोड़ा सा उसको कहते हैं धार उसकी कम हो जाएगी। करके पहला एक आरोपी जो आपने दिखाया, पहले इसको करो, उसके बाद में जैसा व्यापम घोटाला हुआ था, जैसे अभी ईडी ने रेड मारी, तो एक साथ रेड मारती है, देश भर में 36 ठिकानों पर छापे मारी, वैसे ही काम होने वाले, चिंता मत करो आप। ये अधिकारी ईमानदार तभी रहते हैं, कई ईमानदार अधिकारी भी है, लेकिन खास करके भय बिनु होय न प्रीत, जब इनको पता होता है कि हम गलत करेंगे तो जेल में जाएंगे, तब सब हिसाब में रहते हैं। तो इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है और हमने हमारे डायरेक्शन दे दिए है, हमारा फैसला हो चुका है। इसमें स्टेटस रिपोर्ट, आदित्य ठाकरे के अरेस्ट के लिए पिटीशन, सीबीआई के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई के लिए आईपीसी 218 वगैरह का जनहित याचिका, और सीबीआई के अधिकारी के खिलाफ रिया चक्रवर्ती के गाइडलाइंस का वायोलेशन करना, उसकी अवमानना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका। ये याचिका दाखिल करने का निर्देश ये जनता की अदालत सेक्रेटरी जनरल को देती है
और जनता को भी ये आदेश देती है कि जनता इसमें सच बाहर लाने के लिए और लोगों को जगाने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे और इस बात को जन जन तक पहुंचाए। अब नेक्स्ट हियरिंग की अगर आप इजाजत दें तो कालिखो पुल वाले विषय को यस प्रारंभ किया जाए। यस जनता की तरफ से जनता की महाअदालत में अगला केस जो पेश करने जा रहा हूं वो है कैलिको पूल सुसाइड केस। इस केस के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, नॉट मिनिस्टर, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कैलिको पोल ने सुसाइड किया। सुसाइड का कारण ये था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जजेस ने जजमेंट पास करने के लिए उनसे ब्राइब मांगी थी। करोड़ों रुपए की ब्राइब मांगी थी। टोटल अरबों में जा रहा था। सुसाइड नोट उन्होंने लिखा 60 पेज का और हर एक पेज पे उसने बताया है कैलिको पोल ने कि ये रिश्वत किस तरह से ली जाती है, इसके चैनल्स क्या है, किस तरह से दी जाती है, ये सभी कुछ उन्होंने इसके अंदर बताया हुआ है। 2016 में उन्होंने सुसाइड की, लेकिन आज तक किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब खुद इन्वॉल्व हैं, जो खुद आरोपी हैं, जिन्होंने रिश्वत मांगी और अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का ऑफेंस किया है अगेंस्ट कैलिको पोल, इन आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। इस केस को जनता की तरफ से आज मैं कोर्ट में पेश कर रहा हूं। इस केस के डिटेल्स और स्पेसिफिक जो पॉइंट्स है वो मेरे कलीग हानिया शेख प्रेजेंट करेंगे। आई रिक्वेस्ट हानिया शेख टू कम एंड कंटिन्यू विद द प्रोसिक्यूशन। कुछ वर्ड मैंने पढ़ा और उसमें एक इस केस के जानकार व्यक्ति है, उन्होंने मुझे दो बातें बताई थी। ऐसा कई बार होता है। करप्ट जज क्या करता है? एक ही केस है, फॉर एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस है। अगर जज करप्ट है और ये सब सबूत दिख रहे हैं, अब सपोज आरोपियों से साठगांठ हो गई जैसा ये केस में हुआ, तो दो टाइप के जजमेंट बनाए जाएंगे। एक जजमेंट आरोपी को कन्विक्शन का, एक जजमेंट घुमा फिरा के ये प्राइमा फेसी, ये लीगली एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, ये टेक्निकलिटी ऐसा था, घुमा फिरा के एक्विटल का। आरोपी के पास में ऑफर जैसा इसमें हुआ, ये ऐसा जजमेंट है, देखो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, 100 करोड़ दे देना। तो ये वाला जजमेंट देंगे एक्विटल का, नहीं देंगे तो ये वाला जजमेंट देंगे। ये इसमें भी दिख रहा है। ऐसा ही एक जगत पटेल का केस है जिसमें आप जैसे एक एक्टिव व्यक्ति ने क्या किया था, आप शॉक हो जाओगे। उसने एक जज के, गुजरात के एक जज के चेंबर में कैमरा लगवाया, चपरासी को मैनेज किया। उसने बोला देख ये देशभक्ति का काम है, पुण्य का काम है, ये बहुत करप्शन कर रहा है। उसने वो राजी हो गया। रोज सवेरे कैमरा रखता, पूरा रिकॉर्डिंग होता, शाम को कैमरा वापस लाके देता, ये उसका रिकॉर्डिंग कर लेता, दूसरा उसमें कार्ड ऐड करके फिर से रिकॉर्डिंग रखता। 1 महीने का रिकॉर्डिंग, और वो लेकर चलेगा हाई कोर्ट में। बोले आपका एक मजिस्ट्रेट 1 महीने में 1 करोड़ कमा रहा है। कितना? 1 करोड़ एक मजिस्ट्रेट। कितने दिन में? 1 मंथ। कार्रवाई करो। आप अच्छे जजेस रहेंगे, चीफ जस्टिस रहेंगे तो तुरंत कार्रवाई करेंगे। करप्ट रहेंगे तो क्या करेंगे? टाइम पास करेंगे। लेकिन बाद में वो जो एक्टिविस्ट था उसने इस बात में रुका नहीं। जगत पटेल का रिपोर्टेड जजमेंट है, मैटर लगा के सीआईडी को ट्रांसफर करा के लिया। शुरू में इनको धमकी दी गई, तुम्हारे में कंटेम्प्ट कर देंगे,
मुझे फोन किया उस व्यक्ति ने, एक इसी से कनेक्टेड और एक व्यक्ति। मैंने कहा उनको बोलो यस वेलकम, इश्यू करो कंटेम्प्ट। फिर बाद में हमने बोला चलो एविडेंस स्टार्ट करते हैं, कोर्ट ने केस क्लोज कर दिया। तो ये क्या है, आप एक मुझे इतना बताइए, सारे देश की जनता से मेरा एक सवाल है, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पे बैठा हूं या फिर जनता की अदालत के जज की पोस्ट पे बैठा हूं, मेरे पास कोई व्यक्ति आता है और आरोप करता है कि आपके अदालत का एक व्यक्ति है, उसने मुझसे XYZ लाख रुपए लिए हैं, मेरा क्या रिएक्शन रहेगा? और वो मुझे सबूत दे रहा है, क्या करेगा एक ईमानदार आदमी? क्या करेगा? करप्शन है, यहां तो सुसाइड हुआ है, बोलेगा पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लो। इस केस में क्या हुआ पता है आपको? ये केस में क्या हुआ पता है क्या? सुसाइड कब हुआ सर? 9 अगस्त को, 8 अगस्त की रात को हुआ, पर फाउंडेड 9 अगस्त ईयर 2016। सुना आपने? 2016 में चीफ मिनिस्टर सुसाइड करता है। जजेस का, वकीलों का, करप्शन का पूरा चिट्ठा लिखकर आज तक FIR नहीं है। अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आया कैलाश राज का, उसमें स्पष्ट लिखा, यूएस के एक ऑथर को कोट करके, कि जहां पर कानून भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाने के बजाय उनको बचाने में लग जाता है, तो उस देश की बर्बादी निश्चित है। खुद कर्नाटका हाईकोर्ट ने कोट किया अपने जजमेंट में एंटी करप्शन के केस में। तो अभी मुझे इतना बताइए, जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, CBI की है? आज तक इस केस में FIR नहीं हुआ है। और ये केस की एक खासियत और थी, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सीनियर मोस्ट एडवोकेट कपिल सिब्बल, दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बने दीपक मिश्रा, बाद में अदर चीफ जस्टिस शायद अल्तमश कबीर, फिर HL दत्तू, इतने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरोपी है एक केस में। तो अगर इसके खिलाफ हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, हमको प्रॉब्लम क्या जा रहा है? क्यों महंगाई बढ़ रही है इतनी? सारा इनका करप्शन का पैसा सब ये ले लेके कोई बाहर जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, और कॉमन मैन ऐसा ही मरता जा रहा है। कॉमन मैन जो उसका बेसिक हक है, उसके न्याय के लिए उसको झगड़ा करना पड़ रहा है, ये जनता की अदालत बैठाना पड़ रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी मुर्मू जी ने कहा ना, जरूरत क्या है आम आदमी को? प्रकाश पौर्य जी ने कहा, अरे भाई ये ना अदालतें बढ़नी चाहिए, ना जेल बढ़नी चाहिए, ना हॉस्पिटल बढ़ने चाहिए, ना मेडिकल बढ़ने चाहिए। ये जब कम होंगे तब हम तरक्की पर है। तो अभी देखिए, इस केस का और एक पहलू है, कॉमन मैन को कैसा डराया जाता है। जज के खिलाफ बोलने का नहीं, क्योंकि कॉमन मैन को बेचारे को लॉ नहीं पता। बोलेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह सच बोलने में नहीं होता, उसका मैं आगे बताता हूं, लेकिन आपको एक किस्सा बताता हूं। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने 2006 तक, आपको पता है क्या कोर्ट में क्या बोलना होता है? सच की झूठ? सच बोलना होता है ना। तो सच बोलना होता है, तो एक कुछ डिसऑनेस्ट जजेस ने क्या कानून बनाया था पता है? सच बोलना कंटेम्प्ट में परमिशन, जस्टिफिकेशन, डिफेंस नहीं है।
हंसोगे आप। और ये कब तक चला ये दुकानदारी उनका? 2006 तक। 2006 तक ऐसा ही बेवकूफ बनाया लोगों को। सच बोलना कंटेंट में डिफेंस नहीं हो सकता। मतलब उसको और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं मैं। आपने देखा जज डायस पे बैठा है, ओपन बोल रहा है, आप इतना पैसा दोगे तो मैं आपके फेवर में जजमेंट दूंगा, नहीं तो इनके फेवर में दूंगा। हम बोल नहीं सकते। क्यों? वो कंटेम्प्ट हो जाता है। ऐसी दुकानदारी चलाई इन्होंने। 2006 में भारत सरकार ने कानून लाया, ट्रूथ इज ए डिफेंस। मतलब लाना पड़ा। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या है कि कानून लाना पड़ा कि सच बोलने की परमिशन दी जाए। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट करते हुए बोला था, तुम्हारे वहां पर लिखा है सत्यमेव जयते, और आप कह रहे हैं कि सत्य डिफेंस ही नहीं है, ट्रूथ। दूसरा किस्सा, इस देश के एक्टिविस्ट और सीनियर मोस्ट एडवोकेट प्रशांत भूषण, सब लोग जानते होंगे। प्रशांत भूषण जी ने तहलका में इंटरव्यू दिया। 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होकर गए आज तक, उसमें के 8 करप्ट थे। तहलका में छप के आ गया। इनके खिलाफ कंटेम्प्ट लगा दिया एडवोकेट हरीश साल्वे ने। एमेकस क्यूरी वर्सेस प्रशांत भूषण का केस रजिस्टर हो गया। 2009 में इनको नोटिस इशू हो गया। प्रशांत भूषण जी और उनके जो पिताजी थे शांति भूषण, बहुत बड़ा योगदान है उनका इस लड़ाई में सत्य के, कि उन्होंने कोर्ट में आके एफिडेविट दिया। बोला इन्होंने जो कहा है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा, मैं एफिडेविट पे कह रहा हूं आपके 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भ्रष्ट थे, मुझे भी इसमें आरोपी रिस्पोंडेंट बनाओ, चलो। सुप्रीम कोर्ट, नहीं नहीं आप बहुत सीनियर हो, आप मत आओ इसमें, कोई बात नहीं। प्रशांत भूषण जी ने एफिडेविट दिया, मैंने बोला और ये प्रूफ है कि ये तुम्हारे 8 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे ऐसे करप्शन के आरोपी है। तो 2009 से फिर केस बंद होके पड़ गया 2020 तक। 11 साल, डायरेक्ट डेट 11 साल की। फिर 10-11 साल के बाद में मैटर आया बोर्ड पे। बोर्ड पे आया तो बोले चलो करो। तब तक तो ये भी लॉ आ गया था, ट्रूथ एज ए डिफेंस। फिर सुप्रीम कोर्ट 3 लाइन की ऑर्डर पास करता है। क्या? रिस्ट्रेंट, more the power, more the restraint. Restraint is the power of the Supreme Court. And we accept the explanation given by Mr. Prashant Bhushan and we close the case. हो गया? अरे प्रशांत भूषण का रिप्लाई जो था वो केस क्लोज करने के लिए था क्या? वो रिप्लाई था इंक्वायरी करो, अगर मैं गलत हूं तो मुझ पे कार्रवाई करो, मैं एफिडेविट पे दे रहा हूं। और जज गलत है तो जज के खिलाफ कार्रवाई करो। तो इसको अगर ये एक किस्सा हो गया, उनका केस क्लोज हो गया। अगर कलिखो पुल जी के सुसाइड नोट को हम अगर, हमारे राहत इंदौरी जी का शेयर है शायद, 2 लाइन में अगर इसको बयान करें, कोर्ट है सच के लिए, लेकिन ऐसे केसेस में क्या होता है पता है? झूठ ने कहा झूठ से, वो जो करप्ट जज है वो जज झूठा, जो वकील उसको मिला हुआ है वो वकील झूठा। तो झूठ ने कहा झूठ से, सच बोलो। महफिल सजी है झूठ की कि सच बोलो। सरकारी फरमान हुआ है कि सच बोलो। तो ये इस तरह का लोगों को बेवकूफ बनाने का जो बिजनेस चलता है, इसके खिलाफ जनता ने जागरूक होने की जरूरत है। और आपको मैं 3-4 चीजें क्लियर करता हूं। अगर जज गलत है तो उसके गलती सच के साथ बोलना। हाँ, लैंग्वेज आप जिसको बोल सकते हैं अनपार्लियामेंट्री मत यूज कीजिए, गालियां मत दीजिए।
उसके खिलाफ में केस दायर करना, उसके फ्रॉड को एक्सपोज करना, ये इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। ऐसा बहुत सुंदर जजमेंट आर्टिकल 51A(H) में संविधान के, ये हर नागरिक का कर्तव्य, ऐसा बहुत सुंदर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस GS सिंघवी और जस्टिस AK गांगुली साहब ने 2010 में इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के केस में दिया है। ऐसा ही और एक सुंदर जजमेंट, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट, ऑनरेबल जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के धिंगरा साहब ने अनिरुद्ध बहल के केस में दिया है। जो मनमोहन सिंह को जो ये हुआ था, सांसद कम पढ़ रहे थे तो खासदार की खरीद फरोख्त हुई थी, अमर सिंह वाला वगैरह जो विषय था, वो वाले विषय में जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था उनको CBI पुलिस आरोपी बनाने लग गई। उस केस में इन्होंने वो जजमेंट दिया। उन्होंने कहा न्यायपालिका, कार्यपालिका और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों हमको निष्पक्ष और ईमानदार पाना, ये हर नागरिक का अधिकार है। संविधान में हमको अधिकार है, हमारा जो भी एम्प्लॉय रहेगा वो ईमानदार ही रहेगा, निष्पक्ष ही रहेगा। और उस अधिकार को पाने के लिए एक आम आदमी जो उसको अवेलेबल मोड्स है, जैसा मिले जहां मिले, वो करप्शन को एक्सपोज करे और उसके लिए स्टिंग ऑपरेशन भी करता है तो कोई गलत नहीं है, करे स्टिंग ऑपरेशन। ये अनिरुद्ध बहल में कहा, उसमें चाणक्य को कोट भी किया अर्थशास्त्र का। उसके बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है जस्टिस कृष्णा अय्यर का, उसमें भी ये बातें बहुत अच्छी तरह से बताई गई कि कोई जज के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता है तो उसको कंटेम्प्ट की धमकी नहीं देने की। तो ये ऐसे कई जजमेंट्स है। और लेटेस्ट अगर जजमेंट है जो लोगों को डर लगता है कंटेम्प्ट का, उनके लिए सबसे अच्छा जजमेंट है संविधान पीठ का सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस अरुण शौरी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो जज का काम करना उस पर प्रभावित हो चाहे कुछ हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर जज ने करप्शन किया है, गलत काम किया है, उसके सबूत है तो उसको बाहर लाना ये जनता के हित में है और ये कोई कंटेम्प्ट का गुनाह नहीं हो सकता है। तो अब आते हैं मुद्दे पे। कलिको पुल के केस में ब्रदर जज को बचाने का प्रयास कई जजेस ने किया। चलो हम मान के चलते हैं कि हमारे अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ईमानदार है, हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। उनके खिलाफ रशीद खान पठान ने जो 21 चार्जेस लगाए वो लगाए, उसको थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हैं। हम ऐसा मान के चलते कि आप बहुत ईमानदार हो, आप ऐसे नहीं हो पार्शियल। तो ये देश की जनता अपने चीफ एम्प्लॉय जज ऑफ इंडिया, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये जानना चाहती है कि ये केस में आप इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दीजिए, आपकी ईमानदारी का सबूत दे दीजिए। और नहीं तो हमारे पास हमारे रास्ते खुले हैं। कोई हम भी पावरलेस नहीं है, हमारे पास भी अधिकार है, हमारे पास भी प्रोविजन है। मेरे ख्याल से इस विषय में हम अपना रिटर्न कम्युनिकेशन माननीय राष्ट्रपति और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को करेंगे। एक्शन नहीं होता है तो हम इसमें अभी लीगल रीट वगैरह फाइल करने का प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये आज हम इसमें निर्णय लेते हैं। सहारा के केस में टाइम लाइन ऑफ एक्शन मैंने तय कर दिया है। आप लोगों के पास जो भी आप इनको दे दीजिए और आप फॉलोअप लीजिए। इनका जो प्लीडिंग बनेगा उसमें कुछ गलत है, करेक्शन आप करवा लीजिए। ये अपना सरकारी अदालत नहीं है, कुछ गलत हो गया करेक्शन कर लीजिए। आपका मैटर नोटिस जाएगा सहारा को, सेबी को, सबको, और आपके अधिकारों के लिए उचित जो भी होगा उसका पूरा समीक्षा करके पूरा रिपोर्ट सबमिट होगा हमारे पास। ताल कटोरा स्टेडियम में जितने लोग आना चाहते हैं, शायद कैपेसिटी कितना है ताल कटोरा का? 25,000। हाँ तो 25,000 से ज्यादा मत लाइए आप। लास्ट टाइम 1 लाख लाए थे कुछ, तो 25,000 लोगों का लिमिट है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो उस बेस पे
आप आशुतोष जी आपको एक व्यक्ति असाइन करके देंगे। तो मेरे हिसाब से आज की अदालत की कार्रवाई यहाँ खत्म की जाए। और एक संगठन का जो गीत था, ये हमारे मदन दुबे जी है। कहाँ है मदन दुबे जी? ये जो हमारा संगठन है, इसका जो बेस है, फाउंडेशन है कि मिटाने जमाने के कुछ गम उठे हैं, जो शोषित है उनके लिए हम उठे, हम अमीरों के लिए नहीं है। उनके पास पैसा है, वकील लगा लेंगे, हम उन कॉमन मैन के लिए है। और हम हर मामला नहीं उठाएंगे, हमारे पास मैन पावर की भी कमी है। और दूसरी चीज, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के ही मामले हम लोग लेते हैं। तो हमारा जो गीत है वो गीत खुद मदन दुबे जी ने गाया है, आप प्लीज सुन लीजिए उसको। उसके पहले मैं जनता की महाअदालत का शुक्रिया अदा करता हूं, जनता की तरफ से जो तीनों केस में इन्होंने फैसले सुनाए हैं, उसके लिए हम हमेशा के लिए इनके शुक्रगुजार रहेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग द जजमेंट। हमारा कर्तव्य था। वी आर मच ऑब्लाइज्ड टू द ऑनरेबल जज ऑफ जनता की अदालत। थैंक यू वेरी मच सर। यह हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है। हमने किसी पे कोई एहसान नहीं किया, और बल्कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इतने मैसेजेस और इतना ये था, लोगों ने कहा कि सर प्लीज, सुशांत सिंह का मैटर हो और सहारा का मैटर हो, लोग बेचारे बहुत आस लगाकर बैठे, इसलिए मैं दवाई लेकर वगैरह आकर बैठा हूं। मैंने कहा इसको आज एक बहुत 1 माइलस्टोन आगे जाते हैं। एक क्लैप हो जाए इस चीज के लिए, और एक जरा जोर से क्लैप। यस, संगीन गद्दारों से बस। आदरणीय ओझा साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं सहारा से पीड़ित हूँ। 1 करोड़ रुपए मैंने जमा कर रखे हैं मैच्योरिटी मिलने के टाइम। सर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मैंने प्रधानमंत्री ग्रीवेंस में भी एप्लीकेशन लगा ली, सुप्रीम कोर्ट में भी लगा दी, और मेरे को ये मिला कि क्या आप संतुष्ट है कार्रवाई से। मेरे पास मैसेज आया, फोन पे बात हुई पीएमओ ग्रीवेंस से भी, और सुप्रीम कोर्ट में मैंने एप्लीकेशन दी थी, वहां से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी मैडम ने बात की थी। उन्हें ये कहा कि आप लक्ष्मण सिंह सर बोल रहे हैं। मैं जी मैडम। बोली आप संतुष्ट हैं? मैं को मैडम मैं संतुष्ट जब हूँगा जो 5,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं उनमें से मेरे को पेमेंट दिलाए। मैं एक गरीब आदमी हूं, मैंने अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा दी, आज मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं। तो ओझा साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि 13 करोड़ जो निवेशक है, जो पीड़ित है, उन्होंने अपनी गलती से जमा किया, सहारा के एजेंटों के द्वारा जमा किया, उन्होंने उनको धोखे में जमा किया कि आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, गलती उनकी है, उन्होंने जमा किया। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि न तो पीएम ऑफिस ग्रीवेंस से कुछ रियायत मिलती, न सहकारिता मंत्रालय में मैंने 4 बार एप्लीकेशन लगा ली, 4 बार रिसीविंग है मेरे पास। सुनिए, मैं आपको 2 मिनट में कैलकुलेट करता हूँ। ऑलरेडी विषय हो चुका है आपका, आपने शायद गौर नहीं किया। तो सर मेरी रिक्वेस्ट सुनिए, हो गई ना, ऑलरेडी टीम बनाई जा चुकी है, आपके लिए व्यक्ति असाइन किया जा चुका है। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी निवेशक है उनका आप अगर निदान करवा दोगे तो उनकी आत्मा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देगी, मुबारकबाद देगी, आपको आशीष देगी। और मैं भी भगवान से अरदास करता हूं कि आप जैसे सुयोग्य व्यक्तियों का साथ मिले और लोगों का निदान हो। सर यही धन्यवाद। हम बिल्कुल साथ में आपके और कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हम लोग कैसे। यस दोस्तों, ये जनता की अदालत ऐसे समय में लगी है जब पूरे देश में डिवीजन का माहौल है, और मुझे ये बात इस महाअदालत में कहने में कोई संकोच नहीं है कि पावर कॉरिडोर में बड़े बड़े लॉयर्स, जजेस, पॉलिटिशियन ये बड़ी आराम से कह गुजरते हैं कि अभी तो हमारे जज फेवरेबल हैं,
या इस केस का थोड़ा इंतजार कर लीजिए, वो जब जज हमारे आएंगे तो फैसला हो जाएगा। 75 वर्षों में भारत के अदालतों ने बेहतरीन फैसले दिए। पाकिस्तान में एक हास्य का टेलीविजन सीरियल चलता था। संयोगवश वो एक्टर अब महरूम हैं, वो जिंदा नहीं है। तो वो कहते थे अपने अदालत के बारे में, क्या तारीखी फैसला आया है। आज सुना आपने, आज सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। बोला क्या? बोला जनाब ये है कि किसी भी शादी विवाह में या जलसे में 200 लोगों से ज्यादा मुर्गी नहीं खाएंगे। क्या तारीखी फैसला है? बोला साहब ये कि अब 200 से 201 में अगर आप पहुंचे आपको मुर्गी नहीं मिलेगी। क्या तारीखी फैसला है? इस तरह से व्यंग होते थे। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान, जिसको मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान एक देश है, उस तरह से वहां भी न्याय की यह हालत नहीं है जो हमारे देश में है। इसलिए ये जनता की महाअदालत, थोड़ी दूर पर जो भारत का सर्वोच्च अदालत, उसके सामने यह उदाहरण पेश करना चाहता है कि आपको अब अपनी आंख कान ठीक से खोलनी पड़ेगी। ये जो पावर कॉरिडोर में बातें होती हैं कि हमारे आइडियोलॉजी के जस्टिस अब आने वाले हैं और यह फैसला हो जाएगा, इस तरह की बातों से देश का नुकसान हो रहा है। लेफ्ट आइडियोलॉजी के, राइट आइडियोलॉजी के, और इस आइडियोलॉजी में हमारी मीडिया भी डिवाइडेड है। इसीलिए ये मीडिया और अदालत दोनों एक साथ आई है। महाअदालत और मीडिया के कुछ बंधु साथ आए। इसलिए इस महाअदालत को लगने से कोई नहीं रोक सकता। देश के अन्य हिस्सों में अब ये महाअदालत लगेगी। ये मैं आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी से आदरणीय जज साहब के आदेश के अनुसार और उनसे अनुमति लेते हुए इसकी घोषणा करता हूं। जिस संगठन के मातहत ये कार्यक्रम होंगे, पहले उस संगठन का संगठन गीत सुनिए और उसके बाद इस महाअदालत की समाप्ति की घोषणा होगी। आज के सत्र की, आगे तो ये चलेगा ही। संगठन गीत चलाएं और उसके बाद फिर समापन करेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। गुड आफ्टरनून योर हाइनेस जज नीलेश ओझा साहब। आई एम पी दीप्ति रानी। मेरा नाम पिनिटी दीप्ति रानी है। मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ। अपने बारे में मैं थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं वही हूँ जो श्रीदेवी के लिए केस फाइट कर रही थी 2018 में, और जिसका केस को सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने मिलके प्रूफ्स होने के बावजूद भी जिसके केस को हियरिंग नहीं दिया गया था। मैं वही हूँ जिसने पिछले 3 सालों से ट्विटर पे हाईएस्ट ऑफ इंडियन अथॉरिटीज को टैग करते हुए, आईसीजी को टैग करते हुए मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, प्रेसिडेंट लेटर्स शेयर किए हैं, डिफेंस मिनिस्टर के डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं जब श्रीदेवी जी का केस एग्जामिन हुआ था कमिटी से। बिकॉज यू ऑल रेस्पेक्टेबल लॉयर्स आर प्रेजेंट हियर, तो you must be knowing that in Supreme Court or in whatever court, a case getting accepted, a petition getting accepted as a criminal case is in itself a very big thing. So जो केस मैंने श्रीदेवी जी के लिए डाला था 2018 में वो एक्सेप्ट हुआ था, बट उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलके बहुत मैनिपुलेशन किए थे डेट्स के साथ और केस के साथ।
which I had shared publicly on the social media, और जिसको लेके भी काफी सारे लॉयर्स ट्रोलिंग किए थे मुझे सोशल मीडिया में, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, और जो लॉयर्स आप लोगों के बीच में भी कुछ लोग प्रेजेंट हैं, ये भी बोल के गए थे कि हम आपके ऊपर फाइल करेंगे, आप गलत डॉक्यूमेंट शेयर करें। लेकिन अभी तक 3 साल हो गया है, अभी तक तो कोई केस हुआ नहीं है। तो इस दौरान, क्योंकि हम लोग अभी सुशांत के केस के बारे में बात कर रहे हैं, जब मैं श्रीदेवी जी के केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी, मेरा एक टीम था, आई हैव कॉन्टैक्ट्स विद पीपल फ्रॉम डिफेंस इंटेलिजेंस एंड ऑल, तो उस टीम से हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे श्रीदेवी जी के डेथ के लेकर। So then at that point of time in 2021, February 2021 to be exact, हमको पता चला कि एक कॉपी ऑफ ड्राइव्स जो नष्ट हो गए बोल रहे हैं, सुशांत के ड्राइव्स का कॉपी, एक कॉपी ऑफ ड्राइव्स, 7 हार्ड ड्राइव्स, 1 पेन ड्राइव, ओके, we got information about that. Then we laid our hands on that. फिर हमने खुद चेक किया, उसका मेन लिंक चेक, एनक्रिप्शन पैटर्न चेक किया, सॉफ्टवेयर परचेस डिटेल्स चेक किया, और सोर्स कोड चेक किया, आईपी रोड चेक किया, टाइम स्टैम्प चेक किया, एंड वी ourselves were convinced that these indeed belong to Sushant Singh Rajput. Then also I didn't share it on public platform or social media directly. I first called, my team called Delhi CBI office, and we got an appointment fixed with Nupur Prasad, IPS Nupur Prasad, who is the investigating officer of this case, Sushant's case. तो हमको टाइम दिया गया कि मैडम अगले वीक पूरा मुंबई में रहेंगी, you can go to Mumbai and meet her. So I went to Mumbai on 8th of March 2021. वहाँ पे जो ऑफिस था, वहाँ पे वो नहीं थी, बांद्रा कुला ऑफिस में वो नहीं थी CBI के. I was told that she had to go on some emergency work and they didn't know when she will be coming back. So it was the time of lockdown. I flew all the way from Bhubaneswar amidst lockdown just to submit the drives. That too after taking appointment on phone. But वहाँ पे जाने के बाद ना नुपुर प्रसाद मिलती हैं, ना CBI का कोई ऑफिसर किसी भी तरह का कोई कोऑपरेशन देता है. So in order to make my trip fruitful, I then went to NCB Mumbai, where I met Sharat sir, who is the PA of Samir Wankhede. Samir Wankhede sir was the NCB Zonal Director of Mumbai that time. I went there because I had some information regarding the drugs case, some Bangalore connection of the drugs case related to some names that had come up in Sushant's case. So I went to NCB office to pass on that information. NCB ऑफिस में मुझे पूरा उल्टा मिला. CBI ऑफिस में जिस तरह का नॉन कोऑपरेशन मुझे दिखा, NCB ऑफिस में पूरा उल्टा मिला. I got cooperation from the spot boy, I mean from the peon, office boy, till the watchman to the PA. उन्होंने पूछा क्या चाहिए, आप किस लिए आए हैं. जब मैंने बोला कि इंफॉर्मेशन देने आए हूं जो आपको मदद करेगा, उन्होंने बहुत they said you give us an application, I will give it to sir and then I will give you a time. Then आप बिना अपॉइंटमेंट का आए हैं तो सर नहीं है. तो I said okay fine, I wrote an application and gave. And true to their word, I got an appointment 1 week later. I again flew down to Mumbai on 16th of March. I met NCB Zonal Director at that point of time, Samir Wankhede sir. मैंने उनको जो information देना था दिया. And I again went to Bandra Kurla office to meet IPS Nupur Prasad. Though I didn't have any appointment at that point of time, I couldn't meet her. Then I started sharing the contents of Sushant's drives widely on social media, Twitter, tagging all the official handles of the authorities, the investigating agencies, and all the people who are relevant to this case. Openly claiming that these drives, I have also mentioned a disclaimer, openly stating that these drives we believe belong to Sushant Singh Rajput, since we are unable to submit it to the investigating agencies even after trying so many times. We are sharing it with the public so that it comes to the attention of the CBI and it takes the necessary action, since these drives have connection to the ongoing death case of Sushant Singh Rajput. Then again, in August, I continued sharing the drives, the contents of the drives. In August
2021, 20th August 2021, I went to Delhi headquarters of CBI. Unfortunately, on 20th of August, I was told that it was declared holiday on that day. So I had to stay put for 2 days, 20th being Friday, I think. So I had to stay put the weekend. 23rd of August, I went again to Delhi CBI headquarters. I was asked to resubmit the application again. I submitted the application and I got the acknowledgement from the CBI, which I have shared widely on Twitter, tagging everyone as well. And after 4 days, I got a call from CBI's SI Anil Yadav asking me about my application. He asked me questions about the drives, where I got it, and about myself and everything. I gave all the information. And just before hanging up, I made a request that, sir, next time when you give me an appointment to come with the proofs, kindly assure that CBI IT team is ready with you. Because these drives have sensitive information. In these drives, Sushant has mentioned the names of those people who will be responsible if he is killed. So I cannot be carrying the drives to and forth too many times. So kindly have your IT team ready. When you give me the next appointment, I will come with the drives. You can just carry out the validation in front of everyone and give your verdict, and my job is over. Then SI Anil Yadav, I have to consult with my superiors and I will get back to you. But he never got back to me. And it's more than 2 years since I gave the application, but I haven't received a call from the CBI. But I come to hear in the news that CBI has approached America for getting details about the WhatsApp chats and digital evidences. I mean, someone from India is on their own expenses, they are traveling to Mumbai, they are traveling to Delhi to meet you to submit the evidences, to get them validated. Okay. And you get to hear that they are neglecting you, but they are approaching US. So I don't know what sort of investigation CBI is doing here. And in between that, I have been made to go through a lot of harassment by the social media cell of the cabal that we are talking about. This cabal which has spread its tentacles, through corruption amidst bureaucracy, amidst government, amidst judiciary, and amidst the law enforcement agencies. Today in this court, not a single person here can contradict me if I say that corruption has become the biggest evil, and it is there in each and every department of the government today, irrespective of what all claims are being made otherwise. I have been harassed for taking up Sridevi case. I have been harassed by income tax notices, income tax raids, with income tax officials landing on my home in, in numbers whose expenses might be more than my income. Okay. So, and there are other harassment is also going on. My movements are being tracked. There are cyber attacks on the drives, trying to know their location, trying to sabotage them. There are cyber attacks on my devices. So I am going through a lot. But in spite of all this, when we approach the CBI as a duty, it is a duty, as a duty of a citizen, I am doing my duty. I have come across a proof which I think is very relevant in an ongoing investigation. I tried to submit that. But like in Sridevi's case, here the investigation agencies, the law enforcement agencies, and the court, no one is interested to collect the evidences. In the meantime, a lot of planted warriors on the social media as well, since nowadays the system which is rotten is now trying to find, the people are now trying to find an alternative, like this citizens court today. Naturally, citizens will not keep quiet. If the people who have the power in their hands cross all the limits, then the citizens will look for alternative. That is why we are here today. So similarly, social media is an alternative to the journalism, the mainstream journalism that is rotten nowadays. It is totally rotten. Mainstream journalists, no one here can say that a single mainstream journalist house has shown facts. In spite of them knowing about the Sridevi case when it was in Supreme Court of India, in spite of them knowing about the drives which are with me now, a lot of people have been called on the mainstream channels to depose as Sushant's friends or acquaintances, blah, 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 whom
his own sisters have called out as fake later on. But those sort of people are entertained by mainstream media and what sort and what not. And some of those people are available in between you people as well. So one question I want to ask all the warriors here and all those people who want justice to happen in Sushant's case is that when I have come with a proof whose credentials I have not yet shared anywhere, whose authenticity can only be known after checking the after validating the credentials like the IP route or the source code or the software purchase details, how can a horde of social media influencers in the name of Sushant's justice, when the drives are doing nothing but corroborating the murder angle, when the drives are a proof that he has been murdered for trying to expose certain wrongs that are being done in the society today. I don't understand the reason of other warriors to leave all work and devote thousands and thousands of hours on YouTube to brainwash people into saying that these drives do not have any credibility, this lady doesn't have any credibility. If the people say that, I ask to all you respectable gentlemen sitting out there, one question. Any one of you, if you can answer me, I will quit from here. I have been raising questions on the President of India. I have been sharing the letter that he has shared with the Defense Forces. I have been sharing letter of Prime Minister's. I have been sharing documents of Prime Minister's office. I have been taking names of very big capitalists, very big officers, very big personalities through Sushant's drives. If the Sushant's drives were fake, or if anything of what I shared on social media since the past 3 or 4 years is fake, what has stopped the government or the so-called lawyers who are devoting their time on YouTube defaming me, what has stopped them from filing a defamation case on me when I am doing such a big offense of forging Defense Minister's letter, forging Prime Minister's letter? If I am sharing fake letters, means I have forged. That means it is an offense of the highest order. Since 4 years, I am doing it openly, tagging the official handles of those very offices of whose documents I am sharing. And all I get in return is some social media trolls with degrees of advocates, forensic experts, and yes, correcting the grammar of the drives and all. Anyway, since here we have other respectable people as well, and who belong to the fraternity, legal fraternity, and who really want justice to happen, for their interest, I would just like to say one thing. I understand this is Lok Adalat. People's Court is Lok Adalat. Please correct me if I am wrong. I want to clarify my understanding of this court. And I do understand that a criminal case can be tried in Lok Adalat, provided that it is a non-commendable offense. Because Lok Adalat's trying criminal cases is very rare as far as I'm concerned. Usually Lok Adalat's, so the cases which are civil in nature, and if both the parties are in agreement with each other, then one of the parties can make a demand to transfer the case to Lok Adalat when the normal courts are not, when there is pendency of the case in the normal court. This is my understanding. Please correct me if I am wrong. But here in this court, we do not have the other party. For a Lok Adalat or any sort of court to come to a conclusion, both the parties should be there. I'm sorry, my voice is echoing. And let me tell you one thing, sir. Every time I try to come online and give my sessions, there have been attacks on the stream as well, on the live stream. So either my audio is not clear or my video is not clear. I have managed to encrypt my channels, link, my devices so that there is no problem created due to the attacks. But since I am coming, since
I'm coming on a link which has been shared by you. I'm not sure what attacks or what are coming. So if I am thrown out of the stream, kindly give me some time to join again. This is only one request I have to make. अभी आ रही है आवाज? हाँ जी. हाँ, मैम आप सुन पा रही है? हाँ जी. हाँ. आपको मेरी आवाज आ रही है? ये वैसी लोक अदालत नहीं है जहां कोर्ट में केस चल रहा है और दो पार्टी कंसेंट देंगी और जाकर फिर वो कॉम्प्रोमाइज होगा, वैसी लोक अदालत नहीं है। ये जनता की महाअदालत है। ये हमारा एक फोरम है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो सर ओझा जी, आपने कल का अगर प्रोग्राम देखा होगा और आप सिटीजन्स कोर्ट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा व्हाट इज आवर वर्किंग प्रोसीजर। यहाँ पर ऑल द पॉसिबल एविडेंसेस को लेकर वी आर गोइंग टू फॉर्म वन ओपिनियन, वन कंक्लूजन एज पर द मैंडेट्स ऑफ द लॉ, एज पर द लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, whatever is the settled legal position. On that basis, we are going to file appropriate cases. Our course of action will be, we will be filing writ petition, with direction for expedite hearing or filing the direction to the CBI to file charge sheet or status report, action against the CBI officials, contempt petition against the CBI officials or other persons, criminal prosecution who are trying to save the accused. These are our course of action. That is our jurisdiction. So this is not that type of sarkari adalat. Okay, it is citizens adalat. And okay, Your Highness. Your Highness, I just SSR diaries on Candid Mina. Yes, Your Highness, I want to just clarify one thing, sir. You can give whatever evidences you have, but my specific question is that, is there any specific mention about, means in the time period जब दिशा सालियन का मर्डर हुआ, उस मर्डर होने के बाद में उससे रिलेटेड सुशांत सिंह राजपूत की डायरी में कुछ लिखा हुआ वो है आपके पास? वो ज्यादा क्रूशियल रहेगा हमको एक ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। Yes, sir. Yes. There is. I have been following yesterday's trial of People's Citizens Court of India. So based on that, there is a reference to child trafficking. There is a reference to Disha's death. There is a vivid difference wherein he has stated that by mistake he has taken Disha's name and now her life is also in danger. I'm talking about Disha Salian, manager, who has been a celebrity manager to many, not only Sushant. So in the drives it is written that Disha Salian was helping him with the information along with others like some 3 or 4 of Sushant's friends who were killed immediately before or after him. 14 friends of Sushant's died just before or after him in mysterious circumstances. I'm sorry, I'm not unfortunate to recall the name, but Asid Basra and Sandeep, not Sandeep Singh, other Sandeep, that so there were other names that are mentioned in the drives, those who were helping Sushant research into the crimes of Bollywood, research into the crimes of the society, and Disha Salian was one of them. And the time stamp where Sushant has written, when proper digital validation of the drives is done by the qualified authority, then we can even find the timestamp of each slide when it was written originally and when any edits were made, if they were made later on. Okay, so the original timestamp of the slide wherein he has mentioned about Disha Salian's life being in danger because he has blurted out her name in front of others. So that timestamp and Disha's death and Sushant's death, they are in accordance, they are in chronological order. They match the conclusions that people are arriving at regarding Disha Salian's death being linked to Sushant's. Am I audible? I'm sorry, I just finished answering your question, but I'm not able to hear you.
Sir, can you hear me? अभी आ रहा है क्या? Sir, आपको मेरा Yes, ma'am, आवाज अभी- आया? हाँ. हाँ, Sir, last जो आप कहाँ तक डायरी सुने है थे? उस डायरी में हम्म. दिशा सालियान का मर्डर किसने किया इसका स्पेसिफिक रेफरेंस है. नहीं सर, अभी One तक thing. ड्राइव्स का आई एम नॉट श्योर अबाउट. सेकंड थिंग, या क्यों मर्डर हुआ, कैसा मर्डर हुआ, क्योंकि क्या था कि दिशा सालियान के डेथ के आई थिंक 8 तारीख को इनका डेथ हुआ, 14 तारीख को उनका, 6 दिन का समय था. और जैसा कि आपने कहा कि सुशांत सिंह जी रोज डायरी लिखते थे. नहीं, तो मैंने वो नहीं death कहा है सर. जो सर, मैंने है नहीं वो जो कहा. मर्डर है, तो 1 मिनट, तो मर्डर के बारे में उस डायरी में कुछ रेफरेंस है और किसी व्यक्ति का नाम स्पेसिफिक लिया गया है और क्यों उसका मर्डर किया इसका कुछ रेफरेंस है. क्या आपके पास अगर वो है, क्या आप उसको पढ़कर बता सकती है? पढ़कर मैंने ऑलरेडी वो शेयर किया हुआ है. अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तो लाया नहीं है. आई कैन जस्ट फॉरवर्ड इट टू अंबर जी, जो पहले भी शेयर किया था सोशल मीडिया में. उनका रेफरेंस है कि दिशा सालियान वाज हेल्पिंग हिम by giving him information about different people she had worked for earlier. Because Disha Salian had worked for Aishwarya Rai, Disha Salian had worked for other Bollywood stars as well. And so Disha Salian जो वो बीच में वो रिलायंस के मैनेजमेंट के नीचे भी काम की थी, तो दिशा सालियान उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी. सुशांत ने ड्राइव्स में मेंशन किया कि दिशा सालियान वाज प्रोवाइडिंग हर द इन्फॉर्मेशन एंड ही वाज very proud of the kind of a human being Disha Salian was, because she on her own agreed to provide information to him. And in one particular slide he has also written that I should not have taken Disha's name. I have put her life in danger. I have to take her out now. This is clearly mentioned. And regarding the names, Sushant has clearly mentioned the names of all those people who are with him at that time: Shauvik, Pithani, and Ria, and I might be missing. All the details are there on social media. Are there, because social media is something, digital evidence is something which cannot be destroyed. I have already shared them over there. And he has mentioned the names of Imtiaz Khatri. He has mentioned the names of Salman Khan's bodyguard. I'm sorry, I don't remember his name. He has mentioned the names of Khatri, Salman Khan's bodyguard, Pancholi, Suraj Pancholi, and others, as having threatened him, as having called him to Kwan agency once, and having threatened him by hitting him black and blue, saying that this is just the trailer. If you don't stop what you are doing, you will see the picture later on. He has mentioned this in his drives. And that was the reason he got admitted in hospital, which was reported as being admitted due to dengue in the newspapers. But that was not dengue. He was admitted in the hospital at that point of time because he was seriously injured. He was beaten black and blue at Kwan agency by those people whose names he mentioned in the drives. And he has clearly mentioned the names of Shauvik, Riya Chakravarti, Sandeep Singh, Siddharth Pitani, and all those who were with him. All those roommates who were with him before he died, he mentioned all the names as they will be responsible if I am killed. This is the line that he has stated there. And one more thing, sir. As I told, there are 7 hard drives and 1 pen drive. It's a huge data, like more than 750 GB of data. We have not yet finished decoding and downloading all the drives. We have not yet finished them. As and how we are downloading and decoding, I am sharing it on the social media. So I don't know if there is further reference to Disha, if there is further reference to circumstances on who killed her. That might come as and how we go forward, because Sushant has made his work so secure. He has written in the drives that he is encrypting it this way after his documents and hard copies were destroyed and burnt by those people in Bollywood. So he has
secured his work with such encryption that it is very difficult to decode and download. So we are decoding it and downloading it, and we are sharing it as and how we are doing it on Twitter, tagging all the authorities, tagging the official handles of all the authorities. Every day since more than past 2.5 years, since 2001, every day I am sharing fresh content from Sushant's drives in continuation. ऑन है क्या अभी? हाँ मैम, और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे। जी, दिशा सालियन के डेथ के जस्ट आई थिंक सेकंड डे रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह को छोड़कर चली गई, सामान पैक वगैरह करके। चैतन्य डेट क्या है? सेम डे। हाँ, सेम डे वो सुशांत को छोड़कर वो चली गई। और एक शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और कई जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने ये बात कही है कि वो टाइम पीरियड और खास करके आई थिंक दैट मर्डर ऑफ सुशांत सिंह, उस समय रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे, इनका 44 टाइम्स कॉल हुआ एक दूसरे का। तो ये दो चीजों के बारे में कुछ रेफरेंस है आपके पास जो डायरी अवेलेबल है, या फिर वो डिकोडिंग के बाद पता चलेगा? बाद में पता चलेगा सर। अभी तक जो किया है, अभी तक इसके बारे में आया नहीं है, आगे जाके आ सकता है। बट हाँ, आदित्य ठाकरे के बारे में रेफरेंस आया था कि उन्होंने फोन करके सुशांत को एक बार धमकी दिया था कि भाई तू क्यों आर यू गेटिंग इनटू द डेथ ऑफ दिव्या भारती, तभी सब लोग खा के छुप रहे हैं, एवरीवन नोज द ट्रूथ, इफ यू डोंट स्टॉप यू ऑल दिस नॉनसेंस यू विल सी व्हाट वी आर। कि आदित्य ठाकरे ने उनको कॉल करके थ्रेट दिया था बोल के, दैट इज मेंशन्ड इन हिज ड्राइव्स। So regarding sir, let me tell you one thing, sir. I am not Sushant's fan. I have not followed him. I have not even followed his death till I got to lay my hands on his drives on February 21st. Because till then I was totally engrossed and was being harassed for trying to fight Srideviji's case. So I was totally into that thing. I was not following Sushant's case at all. But since they both belong to the same field, Srideviji and Sushant, and we were also investigating Srideviji's things. So we got some information about Sushant's drives. So that's how I came into this. And I didn't want to, complicate my life further and bring on more troubles to myself by getting into this. All I wanted to do was just hand it over to CBI, get it validated and hand it over to CBI. As a duty-bound citizen, I feel that just handing over the drives was not important, but handing over it in a proper manner by ensuring that those are not tampered later on. Because electronic evidence is very easy to tamper. But a secured and highly encrypted electronic evidence is equally difficult and almost impossible to destroy. So I request the court, Citizens Court of India here today, to, when they make an appeal or judgment on this case and decide to put pressure on the agencies that this is what, I want you to put pressure on them to take cognizance of the evidence which I am trying to submit. Because Section 3 of the Indian Evidence Act, 1872, it clearly states what is a fact, what is relevant, the different types of evidences, documents, how a fact is proved, disproved, and not proved. And electronic evidence can be said, as according to the Section 3 of the Indian Evidence Act, electronic evidence can be said to be a piece of evidence generated by some mechanical or electronic processes. It includes, but not restricted to, emails, text documents, spreadsheets, images, graphics, database files, deleted files, hard drives, data backups located on floppy disks, zip disks, tape drives, CD-ROMs, cellular phones, microfilms, pen drives, faxes, etc.
So all this can constitute as electronic evidence. And since earlier there was no such IT that was used to be there were no laws that were mandating this IT thing. And accordingly, the Information Technology Act 2000 came to be enacted. And the IT Act, it clearly states, apart from providing amendments to the Indian Evidence Act, the Indian Penal Code of 1860, the Bankers Book Evidence Act of 1891, the IT Act mainly recognizes the transactions that are carried out by means of electronic data interchange, means communication between one computer to another computer. Computer here means any device which can receive and transmit signals. So, and in this case, maintaining the integrity of electronic evidence throughout the investigation, and here in my case, 3.5 years without being accepted, without being validated, it's a very challenging job. It's more challenging than handling your traditional or physical or documentary evidences, because remotely it can be tampered through cyber attacks or attempts. But still then, since the drives are in my possession, and since I have taken the responsibility, it's my duty to maintain its authenticity, which I am maintaining with great difficulty and many challenges. We are having to spend a lot on our server, on our data packets, because there are ceaseless cyber attacks every day from masked IP locations around the world, just to know the drive's location and sabotage it. It's a headache on me. हाँ. It's a headache on me, sir, to be carrying those आपका drives mic with me and mute है, sharing ma'am. those. I'm sorry. Yes. Can you hear me now? मैम आप सुन सकती हैं? I can hear you. हाँ. Can you hear me now? प्राइमा फैसी आपसे जो इंफॉर्मेशन आवश्यक है प्राइमा फैसी लेवल पे, वो वी आर थैंकफुल फॉर दैट वन थिंग. सेकंड थिंग, आपके जो कैंडिड मीना पे जितने भी आपने जो ये दिए है पूरा एसएसआर डायरीज को जो पढ़ा है, वो दोनों चीजें हमने हमारे इसमें लिया है. और इसको ऑथेंटिसिटी और उसको जो प्रूव करने का है, देखिए कॉन्टेम्पोरस जो कंडक्ट होता है या फिर एक्ट्स होता है वो आसान है. फॉर एग्जांपल, इतना बड़ा चिंता का विषय नहीं है. फॉर एग्जांपल, एक आदमी है, उसने अपने डायरी में लिख दिया कि ये 50 चीजें हुई है, तो इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये तारीख को मिस्टर सुशांत सिंह यहाँ पर थे, नहीं थे, ये उन्होंने कहा है. अगर उन्होंने इसमें आदित्य ठाकरे का नाम लिया है और सेम को कोरैबोरेट देश का कैबिनेट मिनिस्टर भी कर रहा है और भी कर रहा है, तो ये सब चीजें मिलकर एक कलेक्टिव एविडेंस बनता है, वो एक दूसरे को सपोर्टिव है. तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है. और आपके पास जो भी और अवेलेबल होगा, आप प्लीज अंबर जी को मेल कर देना. अभी इसका जरूरत आगे पड़ने वाला है. इस ये जो हमारी प्रोसीडिंग चलेंगी उसमें एक स्टेज ऐसी आने वाली है जिसमें हम कोर्ट में सभी विटनेस को हम बुलाने वाले हैं सरकारी अदालत में. तो उस समय आपके पूरे एविडेंसेस भी लिए जाएंगे. आपको जो भी बोलना है सब वहां दे देना. कोर्ट इज कॉम्पिटेंट, आइदर खुद वेरीफाई करेंगे और अगर कोर्ट को लगता है तो एजेंसी को देगा. नाउ कमिंग टू पॉइंट. ओके, ठीक. मैं अभी प्लीज एक मिनट, दो ऑप्शन है अभी. सुशांत सिंह का जजमेंट अभी प्रोनाउंस किया जाए या सहारा का टेस्टिमोनी लेकर बाद में प्रोनाउंस. ठीक है, सहारा वाले आप प्लीज आ जाइए. अग्रवाल सर, अभिषेक जी. सर आपकी अनुमति चाहूंगा टेस्टिमनी चालू. यस यस. अच्छा, आपका भुगतान क्रांति करके आपने बनाया है. हाँ अंबर जी, एज एन आमा के स्क्यूरी आइए. नहीं ठीक, आ जाइए. टेस्टिमनी दे रहे हैं आप, उसका मतलब समझिए. ठीक है. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर.
उनसे ही चालू है। एक मिनट, आप अभी पीछे आ जाइए, उनको आइए। ठीक है, वो अब बुला लेंगे हम अपने। आप पीछे हो जाइए, बाहर दो जन बाहर आ जाइए, दो जन बाहर आ जाइए, उनको दो जन यहाँ पे दो जन आ जाइए, फिर आप पेन है, पेपर मिलेगा, पेपर बाहर से देख लो, नहीं मिलेगा। हाँ, वो जजमेंट के समय तो अभी है अवेलेबल। कुछ रफ पेपर है क्या, लेकिन नहीं, उधर उधर अवेलेबल। तो 1 मिनट में डिस्प्ले करो, 1 मिनट में उसको कंक्लूड। अगर समय लग रहा तो रहने दो, इनको स्टार्ट कर देते।